शिमला की ढलानों पर एक भयानक तूफानी रात थी। हवा दरवाजे की हर दरार से सीटी बजा रही थी। बिजली अचानक चली गई और घने अंधेरे ने 3 मंजिला पुराने घर को निगल लिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। पति फिर घर पर नहीं थे। सिर्फ वो थे, वो आदमी जो खतरनाक हद तक शांत और चुपचाप रहते थे। तूफान की गरज के बीच वो ठंडी सीढ़ियों के पास दिखाई दिए। कोई शब्द नहीं, बस एक टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी और हल्की सी खांसी की आवाज़। फिर उन्होंने एक ऐसी औरत के बारे में बताना शुरू किया जिसे मेरी ही तरह बिजली कड़कने से डर लगता था। उस आवाज़ ने, उस कहानी ने मेरे दिल में एक वर्जित बीज बो दिया, जिससे मेरा दिल एक अनपेक्षित तरीके से धड़कने लगा। जो रिश्ता सुरक्षित लगता था, वो अचानक एक ऐसी गहरी खाई के सामने आ खड़ा हुआ जिसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या मुझ में इस खामोशी में बढ़ रही भावना का विरोध करने की ताकत थी? प्रिया ने 20 साल की उम्र में शादी कर ली। एक ऐसी उम्र जब उसकी सहेलियां अभी भी रोमांटिक प्रेम कहानियों के सपने देख रही थीं। उसकी शादी किसी जुनून की आग से नहीं, बल्कि किस्मत की एक शांत व्यवस्था की तरह थी। जवानी के उतार चढ़ाव से एक आसान सा निकास। उसका पति रोहन, जो वानिकी से जुड़ा काम करता था, उससे कुछ साल बड़ा था और अक्सर लंबे प्रोजेक्ट्स पर घर से दूर रहता था। वह उसके साथ शिमला के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी पर बसे एक पुराने घर में रहने आ गई। वह 3 मंजिला घर बाहर से काई से ढका हुआ और समय के साथ धुंधला हो गया था, और अंदर एक ठंडी खामोशी थी, जैसे वह बहुत लंबे समय से अकेलेपन में सोया हुआ हो। सास का जल्दी निधन हो गया था। प्रिया उनसे कभी नहीं मिल पाई थी, और ससुर श्री विक्रम लगभग 60 वर्ष के थे, जिनके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। वे बहुत अनुशासित जीवन जीते थे, कम बोलते थे और इतने विचारमग्न रहते थे कि प्रिया को समझ नहीं आता था कि उन्हें कैसे संबोधित करे। ससुराल में अपने पहले दिन घबराहट में प्रिया ने शेल्फ पर रखा एक छोटा चीनी मिट्टी का फूलदान गिरा दिया। वह घबराकर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन विक्रम जी चुपचाप उसे देखते रहे और फिर शांति से टूटे हुए टुकड़े उठाने लगे। न कोई डांट, न कोई नाराज़गी भरी नज़र, बस पूरी खामोशी। इसी खामोशी ने प्रिया को किसी भी डांट से ज़्यादा असहज कर दिया। शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद रोहन एक लंबे प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए विदेश चला गया। जाते समय उसने बस लापरवाही से कहा, घर पर अपना ध्यान रखना। पापा थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन उनका कोई बुरा मतलब नहीं है। इस तरह एक युवा लड़की जिसने अभी अभी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखा था, को उस विशाल और शांत घर में बचे एकमात्र आदमी के साथ रहने की चुनौती का सामना करना पड़ा। शुरुआत में प्रिया ने खुद से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उसे आदत हो जाएगी। लेकिन जितना ज़्यादा समय वह वहाँ रही, उतना ही उसे घर के भीतर के विशाल खालीपन का एहसास हुआ। समय की धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें। दोपहर के भोजन में सिर्फ 2 लोग आमने सामने बैठे होते थे और बातें उंगलियों पर गिनी जा सकती थीं, और खासकर विक्रम जी की आंखें, जो हमेशा शांत और रहस्यमयी रहती थीं, जैसे उन्होंने अपने अंदर भावनाओं का एक पूरा आसमान छिपा रखा हो, जहाँ तक पहुँचना प्रिया के लिए नामुमकिन था। प्रिया अपने ससुर से प्यार नहीं करती थी, ऐसा विचार उसके मन में कभी नहीं आया था। लेकिन लंबे समय का अकेलापन, चारों ओर की खामोशी और विक्रम जी के छोटे छोटे सामान्य लगने वाले इशारों ने धीरे धीरे उसके दिल में एक अस्पष्ट भावना पैदा कर दी। यह एक ही समय में वर्जित भी था, और इसमें एक अजीब अकथनीय आकर्षण भी था। फिर एक दिन उसे हैरानी के साथ एहसास हुआ कि उसका दिल अब दूर देश से रोहन के फ़ोन कॉल से नहीं धड़कता, बल्कि शिमला की ठंडी रातों में विक्रम जी की सूखी खांसी की आवाज़ सुनकर सिकुड़ जाता है।
प्रिया उस घर में एक मूसलाधार बारिश वाली दोपहर को आई थी। पहाड़ी बारिश जो तेज नहीं थी लेकिन लगातार बरस रही थी। जब वह कार से उतरी तो उसकी सफ़ेद शादी की पोशाक नीचे से कीचड़ में सन गई थी। उसके हाथ में अभी भी सफ़ेद बेबीज ब्रीथ फूलों का गुलदस्ता था जो अभी तक मुरझाया नहीं था। उसका स्वागत करने वाला उसका पति नहीं बल्कि विक्रम जी थे। वह बरामदे में एक काला छाता लिए खड़े थे। उनकी उदास आंखें उसकी ओर देख रही थीं। बस 3 शब्द, अंदर आ जाओ, ठंड है। ये 3 शब्द परिवार की पहली मुलाकात के बाद से उनके द्वारा कहे गए पहले शब्द थे। 3 मंजिला घर पुरानी वास्तुकला का था, जिसमें ठंडे पत्थर का आंगन, फीकी पड़ चुकी दीवारें और एक पेंडुलम घड़ी की नियमित टिक टिक थी हर घंटे। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित और साफ था, लेकिन एक महिला के हाथ की गर्माहट की कमी साफ महसूस हो रही थी। नई बहू के रूप में पहले भोजन पर प्रिया रसोई में घबरा गई। सब्जियां काटते समय उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पीछे खड़े हो गए। कभी कभी गैस स्टोव की आंच को ठीक कर देते या उसे ज़रूरी चीज़ें उठाकर दे देते। कोई डांट नहीं, कोई निर्देश नहीं, लेकिन उनके हर छोटे काम से प्रिया को अपनी अनाड़ीपन का एहसास होता था। रात के खाने पर रोहन उत्साह से दूर के एक जंगली इलाके में अपने आने वाले काम के बारे में बता रहा था। प्रिया बस जबरदस्ती मुस्कुराई। विक्रम जी ने धीरे से उसके कटोरे में नरम टोफू का एक टुकड़ा रखा और हल्के से सिर हिलाया। कोई पूछताछ नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, लेकिन प्रिया के दिल में एक अकथनीय खालीपन पैदा हो गया। उस रात बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। वह ऊपर के कमरे में लेटी हुई छत के बाहर पानी की टप-टप सुन रही थी। उसका पति एक ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त था। उसके कमरे की रोशनी आधी रात तक जलती रही। प्रिया ने कंबल खींचा, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने नीचे की मंजिल पर विक्रम जी के पिछला दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी। फिर रात के अंधेरे में उनकी हल्की खांसी की आवाज़ आई। न जाने क्यों वह खांसी उसके दिमाग में घूमती रही और वह देर तक सो नहीं पाई। बाद के दिन एक नीरस चक्र में दोहराए जाते रहे। सुबह पति जल्दी उठकर कंप्यूटर पर काम करता। प्रिया साधारण नाश्ते की तैयारी में मदद करती। विक्रम जी बरामदे में ऑर्किड के कुछ गमलों की सावधानी से देखभाल करते। तीनों एक साथ नाश्ता करते। फिर रोहन जल्दी से मीटिंग या साइट पर जाने के लिए कार में बैठ जाता और प्रिया अपने ससुर के साथ घर पर रह जाती। वह आदमी हमेशा एक साये की तरह चुपचाप रहता था। कुछ हफ्तों तक ऐसे रहने के बाद प्रिया को एहसास होने लगा कि खामोशी उतनी डरावनी नहीं है जितना कि नज़रअंदाज किए जाने का एहसास। उसका पति रोहन केवल लंबी यात्राओं के बाद फ़ोन या लैपटॉप स्क्रीन के माध्यम से मौजूद लगता था। घर पर वह अभी भी एक अजनबी था। नई शादी की गर्मजोशी भरी आलिंगन अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। इसके विपरीत उसके ससुर विक्रम जी कम बोलने के बावजूद छोटे छोटे कामों से चुपचाप अपनी परवाह दिखाते थे। हर सुबह मेज़ पर उसके स्वाद के अनुसार बनी हरी चाय का एक कप होता था। जब वह बर्तनों के ढेर से जूझ रही होती तो वह कुछ नहीं कहते, बस धीरे धीरे चलकर बड़ा बर्तन धोने में उसकी मदद करते। जब वह फर्श साफ करती तो उनकी नज़र उन छिपी जगहों पर रुक जाती जहां बिजली के तार थे। यह कोई सुंदर शब्द या जोशीले हाव भाव नहीं थे। बस उस मूक उपस्थिति ने प्रिया को उस बड़े घर के बीच अदृश्य महसूस करना बंद कर दिया था। उसने हर रात सोने से पहले उनके कमरे की ओर देखने की आदत बना ली थी। दरवाजे की दरार से आती पीली रोशनी एक दूरदर्शी लेकिन रहस्यमयी गर्मजोशी भरी नज़र की तरह लगती थी। उस दिन शिमला का मौसम अचानक असामान्य रूप से गर्म हो गया। प्रिया पूरे दोपहर रसोई में खड़ी रही।
अपनी माँ की एक पुरानी रेसिपी के अनुसार एक मुश्किल व्यंजन बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि वह अपनी आत्मा को खाए जा रहे खालीपन को भरना चाहती हो। गैस स्टोव से निकलने वाली गर्मी उसके चेहरे पर लग रही थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। जैसे ही व्यंजन पूरा हुआ, प्रिया को अचानक चक्कर आने लगा और उसके कानों में भनभनाहट होने लगी। इससे पहले कि वह मेज का सहारा ले पाती, उसका शरीर ठंडी टाइलों वाले फर्श पर गिर गया। जब वह जागी तो प्रिया ने खुद को दूसरी मंजिल के कमरे में अपने जाने पहचाने बिस्तर पर पाया। एक पतला कंबल उसकी छाती पर था और उसके दाहिने हाथ पर एक गर्म कपड़ा रखा हुआ था। विक्रम जी बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। उनका चेहरा चिंतित था और उनके हाथ में अभी भी एम्बर रंग के पानी का एक कप था। उठ गईं, थोड़ी अदरक की चाय पी लो, ताकत आएगी। उनकी आवाज़ भारी थी। प्रिया ने हकलाते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना खुरदरा हाथ उसके माथे पर रखकर तापमान जांचा। उस हाथ की गर्मी से उसका दिल थोड़ा सिकुड़ गया। तुम रसोई में बेहोश हो गई थी। शुक्र है मैं बाजार से वापस आया और देखा कि दरवाज़ा खुला था। अंदर आया तो तुम वहाँ पड़ी थी। मैं डर गया था। पहली बार प्रिया ने उनकी आवाज़ में हल्की सी कंपकंपी सुनी और उनके चेहरे पर घबराहट और चिंता के स्पष्ट भाव देखे। वह अब रोज की तरह के शांत, दूर के आदमी नहीं थे। उसकी आंखों के सामने एक असली पिता थे, जो अपनी बहू के लिए वैसे ही चिंतित थे जैसे वह अपनी सगी बेटी हो। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और अपनी पलकों के कोने से लुढ़कने वाले आंसू को छिपाने की कोशिश की। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। विक्रम जी अब वह अदृश्य दूरी नहीं बनाए रखते थे। उन्होंने प्रिया को याद दिलाया कि वह रसोई में ज्यादा देर तक खड़ी न रहे। उसे पर्याप्त पानी पीने के लिए कहा। उन्होंने रसोई की खिड़की पर एक छोटा तुलसी का पौधा भी लगाया, यह कहते हुए कि यह पौधा उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें अक्सर चक्कर आते हैं। रोहन अभी भी हर शाम वीडियो कॉल करता था, लेकिन बातचीत अक्सर कुछ ही मिनटों तक चलती थी और फिर वह काम में व्यस्त होने का बहाना बना लेता था। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराती, मशीनी ढंग से सिर हिलाती और फिर फोन काट देती। वह बालकनी पर चुपचाप बैठी रहती, दूर के खेतों से कीड़ों की आवाज़ सुनती। उसने एक अजीब आदत बना ली थी। वह विक्रम जी के सुबह बाजार से लौटने का इंतज़ार करती थी, ये देखने के लिए कि आज वह क्या लाए हैं। ताज़ी हरी सरसों, ताज़ा अदरक या रसीले पीले संतरे का एक थैला, ये सभी साधारण चीज़ें अचानक रोहन के किसी भी सतही आई लव यू संदेश से ज़्यादा गर्मजोशी भरी लगने लगी। फिर एक बार बर्तन धोते समय एक कांच का गिलास प्रिया के हाथ से फिसलकर टूट गया। एक तेज टुकड़ा उसकी हथेली में घुस गया और खून बहने लगा। वह घबरा गई। विक्रम जी पीछे से आए, बिना एक शब्द कहे, और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने घाव को गर्म नमक के पानी से धोया और फिर सावधानी से एक सफ़ेद पट्टी बांध दी। बेटी के हाथ में निशान नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी अभी बहुत लंबी है। उस शांत जगह में कहे गए वे हल्के शब्द प्रिया को बहुत देर तक स्तब्ध कर गए। उसने उस समय उनकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर उसने बहुत गहराई से देखा तो वह खुद को उसमें डूबता हुआ पाएगी। उस शाम अचानक तूफान आ गया। तेज हवाएं चली और पुराने लकड़ी के दरवाजों से टकराईं जो ठीक से बंद नहीं थे। लगातार गड़गड़ाहट की आवाज से दरवाजे एक दूसरे से टकराकर एक भयानक खटखट की आवाज पैदा कर रहे थे। प्रिया बिस्तर पर जाग रही थी और सो नहीं पा रही थी। रोहन ने हमेशा की तरह एक संक्षिप्त संदेश भेजा, तुम सो जाओ, मैं एक मीटिंग में हूं। फिर सन्नाटा। जैसे ही प्रिया ने अपना फोन नीचे रखा, घर की बिजली चली गई और घना अंधेरा छा गया। छत का पंखा बंद हो गया
और टिमटिमाता रात का बल्ब भी बुझ गया। प्रिया झटके से बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बचपन से ही उसे गड़गड़ाहट से डर लगता था और अब उसे इस अंधेरी रात में अकेले रहना पड़ रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, गिरने से बचने के लिए ठंडी रेलिंग को पकड़े हुए। जैसे ही वह नीचे की मंजिल पर पहुंची, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। वह विक्रम जी थे। उन्होंने एक छोटी टॉर्च पकड़ी हुई थी। उन्होंने उसे प्रिया को दिया और उसे अपने कमरे में जाकर मोमबत्ती जलाने के लिए कहा। खिड़की के पास मत बैठना, हवा तेज है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पैर उनके कहे अनुसार दूसरी मंजिल पर नहीं गए। इसके बजाय वह सीढ़ी पर बैठ गई, तकिया पकड़े हुए। उसकी आंखें अभी भी घने अंधेरे की आदी नहीं थीं, लेकिन वह अपने बगल में बैठे उनकी गर्मजोशी और शांत स्थिर उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, जैसे एक पुराना पेड़ रात के तूफान से उसे बचा रहा हो। थोड़ी देर बाद दरवाजे की दरार से सीटी बजाती हवा और छत पर बरसती बारिश की आवाज़ के बीच उन्होंने बोलना शुरू किया। पहली बार उन्होंने खुद से एक कहानी सुनाना शुरू किया। उनकी गहरी स्थिर आवाज़ उस काले अंधेरे में गूंज रही थी। रोहन की माँ, उसे भी बिजली से बहुत डर लगता था। जब भी तूफान आता, वह रसोई में जाकर एक छोटी मोमबत्ती जलाती और तूफान के थमने का इंतज़ार करती। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बिजली सिर्फ बुरे लोगों पर गिरती है। मैं तुम्हारे पास बैठी हूं, तुम चिंता मत करो। दरहन वह रुक गए, जैसे किसी दूर की याद में खो गए हों। प्रिया ने धीरे से कहा, वह जरूर बहुत भावुक इंसान रही होंगी। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखें अभी भी सामने के खालीपन को देख रही थीं। वह अपने परिवार के लिए, अपने पति और बेटे के लिए जीती थी, लेकिन वह सबसे दुखी इंसान भी थी। बस किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। खामोशी फिर से छा गई। केवल पुरानी टिन की छत पर बारिश की नियमित थप थप की आवाज आ रही थी, जो एक उदास संगीत की तरह लग रही थी। प्रिया समझ नहीं पाई कि उस रात उन्होंने वह कहानी क्यों सुनाई। शायद बारिश ने उन्हें कुछ याद दिला दिया था, या शायद तूफानी रात में यहाँ बैठी उसकी छवि ने उन्हें कुछ बहुत परिचित याद दिला दिया था। बहुत देर बाद उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे वह उस नाजुक माहौल को तोड़ने से डर रही हो। अगर उस दिन माँ जिंदा होती तो क्या आप एक अलग जिंदगी जीते? उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी दो छोटी आग की लपटों की तरह चमक रही थी, जो आश्चर्य से भरी थीं। फिर उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज़ गहरी और खुरदरी थी, लेकिन दृढ़ थी। हाँ, निश्चित रूप से मैं उससे और ज़्यादा प्यार करता और उसे उस अकेलेपन को सहने नहीं देता जैसा तुम अब सह रही हो। आखिरी वाक्य एक सुई की तरह उसके सीने में चुभ गया। उस पल प्रिया का गला रूंध गया। उसे समझ नहीं आया कि वह रोए या उस नग्न सत्य से भाग जाए जो उन्होंने अभी अभी उजागर किया था। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वह बस वहीं चुपचाप बैठी रही, गरजती बारिश के बीच, उस आदमी के बगल में जिसे सामान्य रूप से उसे केवल पापा जी कहकर औपचारिक रूप से बुलाना चाहिए था। अगली सुबह आसमान साफ था और सुनहरी धूप घर के सामने बोगनविलिया की बेलों से छनकर आंगन की टाइलों पर चमकते धब्बों की तरह नाच रही थी। एक तूफानी रात के बाद घर का माहौल अजीब तरह से शांत और कोमल हो गया था, लेकिन प्रिया का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह हर दिन से पहले उठी, चुपचाप रसोई में गई। नाश्ते के लिए साधारण अंडे बनाने का इरादा था। उत्सुकतावश प्रिया छोटी अटारी पर चढ़ गई, जो धूल से ढका एक कमरा था। लकड़ी के दरवाजे की दरार से रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी धारियां बन रही थीं। कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक था, जिसका ताला जंग खा चुका था।
वह एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से उसे हिलाने की कोशिश की। संदूक अचानक खुल गया। अंदर पुरानी, फीकी पड़ चुकी तस्वीरें, एक फीके रिबन से बौंधा पत्रों का एक बंडल, एक हाथी दांत के रंग का रूमाल जिस पर छोटे गुलदाउदी के फूल कढ़े हुए थे, और एक भूरे चमड़े के कवर वाली डायरी थी। उसने खुद से कहा कि उसे उनकी निजता का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी जादू से खिंची चली गईं और पीले पड़ चुके पन्नों पर झुके हुए नरम अक्षरों की ओर आकर्षित हो गईं। 8 मार्च 1998। आज मैंने तुम्हारे लिए चांदी की छोटी बालियां खरीदी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम्हें पसंद है। तुम्हें मुस्कुराता देख मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिलने से भी ज़्यादा खुशी हुई। जिस दिन तुम गई मैं रोया नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि रोहन डर जाएगा। लेकिन उस रात मैं सुबह तक खिड़की के पास बैठा रहा, सोया नहीं। हर शब्द जैसे प्रिया के मन में गहराई से अंकित हो गया। उसने उस चुपचाप रूखे आदमी की छवि की कल्पना की, जिसका प्यार कभी इतना कोमल था। एक सौम्य पत्नी, एक पूरा परिवार और एक गहरा दर्द जो कभी नहीं भरा। प्रिया ने धीरे से डायरी बंद कर दी और पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसका गला रूंध गया। एक ही समय में गर्मजोशी और चुभन भरी पीड़ा की भावना उसके दिल में भर गई। उसे लगा जैसे वह एक अनुयायी है जो एक मृत महिला के गहरे अतीत को छू रही है। वह महिला जिसे विक्रम जी ने इतना प्यार किया था, वह ठंडे लकड़ी के फर्श पर बैठ गई। उसके कांपते हाथ पुरानी डायरी और रूमाल के कवर को सहला रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि उसके आंसू क्यों बह रहे हैं। ईर्ष्या या आत्मदया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे दया आ रही थी उस महिला के लिए जो पहले चली गई, और अपने लिए जो एक ऐसे खालीपन में कदम रख रही थी जहां किसी को भी अब प्रवेश नहीं करना चाहिए था। उस शाम विक्रम जी घर आए। प्रिया अभी भी बरामदे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में पुरानी डायरी और रूमाल था। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं। वह आगे बढ़े, उसे और पुरानी चीज़ों को देखा। 1 सेकंड के लिए रुके, फिर उसके बगल में चुपचाप बैठ गए। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने धीरे से कहा, जब भी वह दुखी होती थी तो रूमाल पर कढ़ाई करती थी और मैं बस वहीं बैठा रहता था, कुछ नहीं कहता था। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज़ भारी थी। पापा जी, क्या आप अभी भी दुखी हैं? उन्होंने सिर हिलाया। अब उसके लिए दुखी नहीं हूं, बस खुद पर गुस्सा आता है कि जब समय था तब मैं उसे पर्याप्त समझ नहीं पाया, उसके साथ दुख बांट नहीं पाया। माहौल फिर से शांत हो गया। केवल हवा की हल्की सरसराहट और शाम की धूप जो छत पर से गुजर रही थी, उनकी गहरी आंखों को सुनहरा कर रही थी। प्रिया ने उन्हें बहुत देर तक देखा, फिर धीरे से डायरी और रूमाल को बगल की लकड़ी की मेज पर रख दिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे यहाँ अपनी जगह मिल जाए तो क्या आपको डर लगेगा? विक्रम जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बहुत देर तक देखा। उनकी आंखों में जैसे विचारों का एक पूरा आसमान था जिसे प्रिया पढ़ नहीं सकती थी। उस शाम जब घर के पीछे के खेतों से ठंडी हवा चली तो प्रिया ने अपने कमरे में जाकर पर्दा खींच लिया, लेकिन उसका दिल बंद नहीं हो सका, क्योंकि उस डायरी को छूने और आज दोपहर उनकी आंखों में देखने के पल से वह जान गई थी कि उस आदमी का दिल कभी बहुत गहरा था, और एक दिल जो प्यार करना और दर्द महसूस करना जानता था। वह एक ऐसा दिल था जिसे वह अब सामान्य नहीं मान सकती थी। अगली दोपहर फिर से रिमझिम बारिश होने लगी। शिमला धुंध में डूबा हुआ था। पीछे के खेतों से अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया जो अपने साथ घने भूरे बादलों को ले आया, जैसे उन्होंने अभी के साफ नीले आसमान को ढक लिया हो। प्रिया तुरई की बेल के पास कुछ जड़ी बूटियों की क्यारियों को पानी दे रही थी कि अचानक तूफान आ गया।
बिना किसी गड़गड़ाहट की चेतावनी के बारिश का पानी जोर जोर से बरसने लगा, इतना भारी जैसे कोई ऊपर से अपना गुस्सा निकाल रहा हो। वह चौंक गई और जल्दी से घर के अंदर भागने ही वाली थी कि गीली मिट्टी पर उसका पैर फिसल गया और वह आगे की ओर गिर पड़ी। उसका हाथ बस तुरई की बैल के खंभे को पकड़ पाया। पानी देने वाला कैन उसके हाथ से छूट गया और पानी पूरे शरीर पर छलक गया। जब वह अभी भी संभलने की कोशिश कर रही थी तो एक काला छाता चुपचाप उसके सिर के ऊपर आ गया। फिर विक्रम जी की गहरी गर्म आवाज गूंजी, वहीं रुको, जमीन बहुत फिसलन भरी है। प्रिया ने सिर उठाया। उन्होंने एक पतला ऊनी स्वेटर पहना हुआ था, हाथ में छाता था और उनकी आंखें उसे चिंता और हल्की फटकार के मिले जुले भाव से देख रही थीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह आंगन की सीढ़ियों से नीचे उतर गए और धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। उनका हाथ खुरदरा लेकिन मजबूत था। इतनी बड़ी हो गई हो और फिर भी इतनी लापरवाह। यह वाक्य डांट जैसा लग रहा था, लेकिन इसने अचानक उसके दिल को अजीब तरह से गर्म कर दिया। बारिश अभी भी मूसलाधार हो रही थी। छोटी छोटी बूंदें छाते पर गिरकर उसके गालों पर छलक रही थीं। वह उसे बरामदे में ले गए। दोनों पुरानी खपरैल की छत के नीचे खड़े हो गए। टिन की छत पर बारिश की थपथपाहट सुन रहे थे। बारिश जैसे बाकी सभी आवाज़ों को बहा ले जा रही थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ भी और उसके अंदर की बेचैनी भी। उस पल प्रिया को अब खुद को एक अनाड़ी बहू जैसा महसूस नहीं हुआ और वह भी अब एक दूर के ससुर नहीं रहे। बस दो इंसान बचे थे। एक आदमी जो अपने अतीत का दर्द लिए हुए था, एक युवा महिला जो अपने वर्तमान में डगमगा रही थी। बारिश जैसे सभी अदृश्य सीमाओं को धो रही थी। उन्होंने अपना बाहरी जैकेट उतारकर धीरे से उसके कंधों पर डाल दिया। प्रिया ने मुड़कर उन्हें देखा और उसकी नज़र उनकी बेचैन आंखों से मिली। यह कोई दूर की या कुछ छिपाने की कोशिश करने वाली नज़र नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से परवाह भरी नज़र थी। अभी भी ठंड लग रही है? उन्होंने धीरे से पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब अनकही भावना उमड़ रही थी। दोनों फिर से चुप हो गए। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन अब उतनी तेज नहीं थी। हर बूंद जैसे उनके बीच की खाई में गिर रही थी। उसे एक ऐसे एहसास से भर रही थी जिसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। प्रिया ने पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अगर किसी दिन मैं यहाँ नहीं रही तो क्या आप मुझे याद करेंगे? उन्होंने मुड़कर उसे देखा। उनकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार दिल में बस जाएं, तो चले जाने पर भी उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। उनके शब्द एक सुई की तरह चुभे जिससे प्रिया का गला रूंध गया। उसने अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी आंखें नम थीं। यह पता नहीं था कि यह ठंडी बारिश की बूंदों के कारण था या क्योंकि उसका दिल अभी अभी टूट गया था। उस शाम प्रिया खिड़की के पास बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। खिड़की के फ्रेम से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उसकी त्वचा को छू रही थी। उसकी आंखें उस काले छाते पर टिकी थीं जिसे उन्होंने अभी अभी दरवाजे के पास लटकाया था। बारिश की बूंदें अभी भी टपक रही थीं। एक सामान्य वस्तु, लेकिन अब यह एक बिल्कुल भी सामान्य याद लेकर आई थी। फोन पर रोहन का एक नया संदेश आया। प्रिया, कल सुबह तक प्रोजेक्ट की फाइल तैयार रखना। कोई हालचाल नहीं। कोई ये पूछना नहीं कि क्या वो ठीक है, क्या वह उसे याद करती है। बस एक काम सौंपने वाला वाक्य, जैसे किसी नौकरानी से बात कर रहा हो। प्रिया ने बिना जवाब दिए फोन नीचे रख दिया। उसने लिविंग रूम की ओर देखा, जहां विक्रम जी बारिश के बाद कुछ गमलों को पानी दे रहे थे। उनकी पीठ शांत थी। बरामदे की नरम पीली रोशनी के नीचे शांत, जैसे उनसे एक कोमल चमक निकल रही हो। प्रिया ने खुद से पूछा कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा एहसास है जो एक ही समय में सही और गलत दोनों हो, जैसा कि उसके दिल में धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस दोपहर अचानक
ठंड बढ़ गई। दूर की नदी से तेज हवाएं चलीं, जिससे गली के बाहर की सूखी टहनियां भी हिल गईं। प्रिया रात का खाना तैयार कर रही थी। वह सब्जियां काट रही थी। उसके मन में अभी भी पिछली दोपहर की यादें थीं। जब भी वह दरवाजे के कोने में लटका काला छाता देखती, उसका दिल थोड़ा सिकुड़ जाता। विक्रम जी आज थोड़ा थके हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके सिर में दर्द है, इसलिए वह जल्दी अपने कमरे में चले गए। रात का खाना नहीं खाना चाहते थे। प्रिया ने एक कटोरी गर्म दलिया बनाया। उसे धीरे से उनके कमरे के दरवाजे के सामने रखा। धीरे से 3 बार खटखटाया और फिर चुपचाप रसोई में लौट आई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिर्फ 10 मिनट बाद एक अप्रत्याशित घटना घटने वाली थी। एक जानी पहचानी ग्रे रंग की कार गेट के ठीक सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और रोहन नीचे उतरा। उसने एक सिलवटों वाली शर्ट पहनी हुई थी और नींद की कमी से उसकी आंखें धंसी हुई थीं। बिना बताए, बिना किसी संदेश, बिना किसी फ़ोन कॉल के उसने गेट खोला, सूटकेस उठाया और घर में दाखिल हुआ। उसकी आवाज़ थकी हुई और थोड़ी चिड़चिड़ी थी। गेट बंद क्यों नहीं किया? इतनी ठंड है और दरवाज़ा खुला पड़ा है। प्रिया वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो, दुखी हो या चिंतित हो। लगभग 3 हफ्तों की दूरी के बाद अपने पति से मिलना, लेकिन उसके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक बेचैनी थी, एकदम घोंटने वाली बेचैनी। उस रात का खाना ठंडी खामोशी में बीता। रोहन ने बस कुछ निवाले खाए और फिर उठकर बोला, पापा खाने पर क्यों नहीं आए? प्रिया ने झिझकते हुए जवाब दिया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उनके कमरे के दरवाजे पर दलिया रख दिया है। रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस हल्के से फीकी मुस्कान दी। वह मुड़ा और सीधे तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। प्रिया ने खाने की थाली समेटी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस शांतिपूर्ण लगने वाले घर में कुछ टूट रहा था। उस रात रोहन प्रिया के साथ नहीं सोया। उसने कहा कि उसे एक फाइल जल्दी पूरी करनी है और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रोहन के लैपटॉप पर कीबोर्ड की ठंडी खटखट की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। हर एक आवाज़ जैसे प्रिया के दिल के खालीपन को और गहरा कर रही थी। वह बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली हुई छत को देख रही थी। सोच रही थी कि कब से यह कमरा, जो कभी उन दोनों का घर हुआ करता था, इतना अजनबी हो गया था। अगली सुबह प्रिया सामान्य से पहले उठी। वह चुपके से पिछले आंगन में गई, जहां बोगनविलिया की बेल अभी भी रात की ओस से गीली थी। पुरानी खपरैल की छत पर हरी काई जमी हुई थी और बारिश की बची हुई बूंदें थीं। वह अभी अभी धोए हुए कपड़ों के ढेर को निचोड़ रही थी कि विक्रम जी की गहरी गर्म आवाज़ उसके पीछे से आई, तुम इतनी जल्दी उठ गईं? प्रिया मुड़ी और जबरदस्ती मुस्कुराई। ठीक उसी समय रोहन दूसरी मंजिल की बालकनी पर आया। वह वहां सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। उसकी ठंडी नजरें नीचे आंगन में उन दोनों पर पड़ी। एक शक भरी नजर, चाकू की तरह तेज, जिसने माहौल को इतना घना बना दिया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उस सुबह का नाश्ता, कई हफ्तों में पहली बार तीनों लोग एक साथ मेज पर बैठे थे। गर्म दलिया से भाप निकल रही थी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। रोहन अपने कटोरे को घूरता रहा। कभी कभी विक्रम जी की ओर तेजी से देखता और फिर अपनी नज़र प्रिया पर ले जाता। एक जटिल, समझ से परे नज़र। जब खाना लगभग खत्म हो गया तो उसने अचानक अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और खामोशी को तोड़ दिया। पापा और मेरी पत्नी, क्या कुछ चल रहा है? प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका हाथ जो कटोरा पकड़े हुए था, बीच में ही रुक गया। विक्रम जी ने सिर नहीं उठाया, बस धीरे से जवाब दिया। उनकी आवाज़ शांत थी। बेटा, सोच समझ कर बोलो।
रोहन फीका हंसा। उसकी सूखी हंसी शांत माहौल में गूंज उठी। मैं तो सोच समझकर ही बोल रहा हूं, लेकिन दूसरे शायद नहीं। मैं अचानक बिना बताए घर आ गया और देखा कि मेरे पापा और मेरी पत्नी एक साथ खाना बना रहे हैं। फिर सुबह सुबह आंगन में एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं। कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता नहीं है। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं और वो तुम्हारे पापा हैं। तुम हम दोनों का अपमान कर रहे हो। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। वह उठा, जल्दी से अपना जैकेट पहना और बाहर चला गया। भारी लोहे के गेट के बंद होने की आवाज प्रिया के दिल में एक तेज दर्द की तरह गूंजी। उस दोपहर विक्रम जी चुपचाप घर के बरामदे में बैठे थे। उनकी आंखें दूर बगीचे के अंत में बांस की बाड़ को देख रही थीं। प्रिया उनके पास आकर बैठ गई। उसकी आवाज धीमी थी। पापा, क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? उन्होंने उसे नहीं देखा, बस एक गहरी सांस ली। उनका सीना धीरे धीरे फूल रहा था। इस दुनिया में हर चीज को सही या गलत में साफ साफ बांटा नहीं जा सकता। कुछ चीजें बस ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। यह वाक्य एक अदृश्य कट की तरह प्रिया के दिल में चुभ गया। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल जानता था कि अब से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। जिस दिन से रोहन लौटा था, शिमला के बाहरी इलाके की पहाड़ी पर बना 3 मंजिला घर अपनी अंतर्निहित शांति खो चुका था। प्रिया की साफ हंसी नहीं थी, न ही 3 लोगों के गर्मजोशी भरे भोजन थे। माहौल हमेशा एक तने हुए तार की तरह था। प्रिया ने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जब भी रोहन उसे देखता था, उसकी आंखें ठंडी, शक से भरी और हमेशा ताक झांक करती रहती थीं, जिससे वह थक जाती थी। कभी कभी वह विक्रम जी की नज़र को अपने बेटे की ओर देखती थी, जिसमें एक असहाय पिता का गहरा दुख था। यह देखकर कि उसका अपना बेटा केवल गलतफहमी और स्वार्थ के कारण एक कीमती चीज को अपने हाथों से नष्ट कर रहा था। फिर एक सप्ताह की शाम रोहन असामान्य रूप से जल्दी घर आ गया। उसका चेहरा तनाव से पीला पड़ गया था। उसके हाथ में उसका फोन था और उसकी आंखें लाल थीं। वह सीधे लिविंग रूम में गया, फोन को मेज पर फेंक दिया और उसकी आवाज गहरी हो गई। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? विक्रम जी सोफे से सिर उठाकर धीरे से पूछा। क्या बात है? रोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन अनलॉक किया, कुछ स्क्रॉल किया और फिर एक वीडियो चलाया। स्क्रीन पर विक्रम जी मूसलाधार बारिश में खड़े होकर बगीचे में प्रिया को छाते से ढकते हुए दिखाई दिए। फिर वह दृश्य था जहां उन्होंने अपना जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया था और धीरे से उसके गाल पर से बारिश की बूंद पोंछी थी। कुछ ही सेकंड का एक पल, बिना शब्दों के, लेकिन बेहद कोमल और अंतरंग। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आवाज में गुस्सा था। हर शब्द जैसे गोली की तरह निकल रहा था। ये एक संयोग था, या तुम दोनों जानबूझकर मुझसे छिपा रहे थे? मुझे कब तक धोखा देने का इरादा था? प्रिया का गला रूंध गया। वह कुछ कहना चाहती थी, समझाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। ऐसा लग रहा था कि इस समय कोई भी शब्द आसानी से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। विक्रम जी उठे और रोहन की ओर बढ़े। उनकी आवाज गहरी हो गई, लेकिन उसमें वजन था। तुम सब कुछ एक फोन की स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो। तुम कुछ भी सुन नहीं सकते, परिस्थितियों को समझ नहीं सकते और निश्चित रूप से तुम उसमें किसी के दिल को नहीं देख सकते। रोहन हंसा। उसकी कड़वी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दिल? कौन विश्वास करेगा? कौन समझिएगा? वह प्रिया की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में चोट और गुस्सा था और उसने ऐसे कहा जैसे उसे थप्पड़ मार रहा हो। मुझे पता है तुम अकेली थी,
लेकिन तुम मेरे पिता के अलावा किसी को भी चुन सकती थी। प्रिया रुक गई। उसके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। रोहन की डांट के कारण नहीं, बल्कि उस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के दर्द के कारण, जब उसने कभी अपनी निर्धारित सीमा पार नहीं की थी। यह महसूस करने के कारण कि उसका दिल वास्तव में भटक गया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा रोहन सोच रहा था। वह बस एक ऐसे आदमी के प्रति आकर्षित हो गई थी जिससे उसे नहीं होना चाहिए था। उस रात रोहन ने कुछ सामान पैक किया और चला गया। उसने यह नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, और न ही यह कि वह कब वापस आएगा। घर फिर से खामोशी में डूब गया। बस खपरेल की छत पर बारिश की रिमझिम की आवाज थी। एक और बारिश। प्रिया बिस्तर पर सिकुड़ी हुई लेटी थी। खुद को दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी गलती कहाँ थी। क्या यह गलत था कि उसे एक ठंडे ससुर से गर्मजोशी और परवाह मिली, या यह गलत था कि उसने अपने दिल को एक अनुभवी, दयालु आदमी के प्रति धड़कने दिया, जो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसका अकेलापन देखा था। अगली सुबह विक्रम जी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसका कवर फीका पड़ चुका था और एक फीके रेशमी रिबन से बौंधा हुआ था। ये उसकी थी जब वह जिंदा थी। तो उसने मुझसे कहा था, अगर किसी दिन तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो तुम्हें फिर से पुराने दिनों की तरह परिवार की गर्मजोशी का एहसास कराए, तो उसे यह दे देना। प्रिया ने डायरी ले ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसे खोला। अंदर जल्दी में लिखे गए डायरी के पन्ने थे। एक छोटी चांदी की चूड़ी चुपचाप पड़ी थी और आखिरी पन्ने के बीच एक कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। पीले पड़ चुके कागज पर झुके हुए अक्षर लिखे थे, अगर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ न रहूं तो अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे रहना। सही और गलत के चक्कर में दोबारा प्यार पाने का मौका मत गंवाना। प्रिया ने उस कागज को कसकर पकड़ लिया और उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसे समझा गया है। उसके दिल का संघर्ष अब कोई पापपूर्ण और अकेला बोझ नहीं रहा। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, बस उनका अपने आप में सच्चा होना ही काफ़ी होता है। रोहन के जाने के 3 दिन बाद पहाड़ी पर बना पुराना घर घनी खामोशी में डूब गया। विक्रम जी पहले से कहीं ज्यादा विचारमग्न थे और प्रिया अपने कमरे में सिमट गई थी। उसने लगभग खाना पीना छोड़ दिया था। उसका चेहरा मुरझा गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उस सुबह दरवाजे की घंटी ने अचानक शांत माहौल को भंग कर दिया। प्रिया रसोई में थी जब उसने विक्रम जी के गेट खोलने की आवाज़ सुनी। वह बहुत देर तक रुके रहे। फिर एक महिला की कोमल लेकिन तीखी आवाज़ गूंजी, जो रसोई तक पहुंची। बहुत समय हो गया है ना, विक्रम? प्रिया बाहर निकली और स्तब्ध रह गई। 50 के दशक की एक महिला जिसके बाल करीने से जोड़े में बौंधे थे, गहरे रंग का मखमली सूट पहने दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा हर रेखा में तीखा था। वह रोहन की तरह ही दिखती थी। वह रोहन की असली माँ थी, श्रीमती अंजलि, जिन्होंने लगभग 20 साल पहले विक्रम जी से तलाक ले लिया था और शायद ही कभी शिमला लौटती थी। घर का माहौल तुरंत एक तने हुए तार की तरह तनावपूर्ण हो गया। श्रीमती अंजलि ने प्रिया को सिर से पांव तक चाकू जैसी तीखी नज़र से देखा। उनकी नज़रें एक गहरी झील की सतह की तरह शांत थीं, जिसकी थाह नहीं ली जा सकती थी। हमारे घर की बहू तो मेरी सोच से ज्यादा कमजोर लगती है, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। विक्रम जी ने जल्दी से उन्हें घर के अंदर बुलाया। वे पुरानी लकड़ी की चाय की मेज के चारों ओर बैठ गए। प्रिया भी बैठ गई, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और उसका दिल बेचैनी से भरा था। कुछ ठंडी औपचारिक बातों के बाद श्रीमती अंजलि सीधे मुद्दे पर आ गईं। तुम्हारे और मेरे पूर्व पति के बीच की बात सच है या झूठ? प्रिया का गला सूख गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी बात करेंगी। विक्रम जी ने भौहें सिकोड़ लीं।
उनकी आवाज़ गहरी हो गई। अंजलि, तुम ज़्यादा बोल रही हो। श्रीमती अंजलि फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। मैं बस साफ करना चाहती हूँ। रोहन ने मुझे आधी रात को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे उसने अपना होश खो दिया हो। उसने पूछा, माँ, अगर मेरी पत्नी मेरे पिता से प्यार करती है तो गलती मेरी है या मेरी पत्नी की? तुम ही बताओ, मैं चुप कैसे रह सकती थी? यह वाक्य प्रिया के दिल में एक चाकू की तरह घूम गया। श्रीमती अंजलि ने उसकी ओर देखा। इस बार उनकी आंखें ठंडी नहीं थीं, बल्कि अजीब तरह से गहरी हो गईं। क्या तुम जानती हो कि मैंने यह घर क्यों छोड़ा? प्रिया ने ऊपर देखा और धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हर शब्द जैसे बर्फ के एक ब्लॉक से तराशा गया हो, क्योंकि मुझे भी यहाँ प्यार मिलना बंद हो गया था। उनकी कहानी बहती गई, एक शांत लेकिन रूखे आदमी की छवि को फिर से चित्रित करती हुई। श्रीमती अंजलि कभी एक आलिंगन, एक प्यार भरा सवाल, एक साझा पल के लिए तरसती थीं, लेकिन उन्हें जो मिला वह केवल खामोशी थी। फिर वह एक दूसरे आदमी के बाहों में चली गईं, जो ज्यादा गर्मजोश और कोमल था, और अंत में चली गईं। लेकिन यह विक्रम। उन्होंने सामने बैठे आदमी की ओर देखा। उनकी आंखों में अफसोस और दोष का मिला जुला भाव था। किसी से चुपचाप प्यार करना गलत नहीं है। तुम बस अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी से जीने की हिम्मत नहीं कर पाए। फिर श्रीमती अंजलि ने आखिरी बार प्रिया की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दुर्लभ सहानुभूति की चमक थी। और तुम, अगर तुम्हारा दिल सच में धड़कता है तो इससे भागो मत। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी जमीर है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है। एक पल की भावना के लिए अपनी और अपने आस पास के लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। उस मुलाकात के बाद प्रिया को लगा जैसे उसने अपनी आत्मा में एक बड़े तूफान का सामना किया हो। वह अपने कमरे में गई, दराज खोली और विक्रम जी की दिवंगत पत्नी की डायरी और कागज का टुकड़ा निकाला। उसने उन पंक्तियों को फिर से पढ़ा और पहली बार उसे उस मृत महिला के दिल की गहराई का एहसास हुआ, वह जो एक संपूर्ण प्यार के लिए भी तरसती थी। प्रिया के आंसू फिर से बह निकले, लेकिन इस बार ये भ्रम के कारण नहीं, बल्कि समझ और स्वीकृति के कारण थे। वह जानती थी कि चाहे दिल कितना भी जोर से धड़के, चाहे प्यार कितना भी सच्चा क्यों न हो, कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार उस रेखा को पार करने के बाद जो बचेगा वह प्यार नहीं, बल्कि विनाश होगा। अगली सुबह शिमला में रिमझिम बारिश हो रही थी। तेज और मूसलाधार नहीं, बल्कि चुपचाप और लगातार, प्रिया के दिल में अनकहे दुख की तरह। वह जल्दी उठी। जब शहर अभी भी धुंध में डूबा हुआ था, उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया। बस कुछ साधारण कपड़े, कुछ पुरानी किताबें और एक पारिवारिक तस्वीर जो उसके बहू के रूप में पहले त्योहार पर ली गई थी। सब कुछ एक हल्के बैकपैक में सिमट गया, ठीक उसके उस फैसले की तरह जिसे उसने इतने समय से अपने दिल में रखा था। उसने खाने की मेज पर एक पत्र छोड़ा। किसी को नहीं पता था कि उसने अंदर क्या लिखा है। उस घर को छोड़ते समय प्रिया रोई नहीं। वह बस घर के पीछे तुरई की बेल के सामने बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही, जो कभी अनकहे स्पंदनों का गवाह थी। फिर वह मुड़ी, ठंडे पत्थर के आंगन की हर टाइल पर धीरे धीरे चली, अपने दिल की उलझनों को भी पार करती हुई। 1 घंटे बाद विक्रम जी को वह पत्र मिला। यह चाय के केतली के ठीक बगल में पड़ा था, जहां वह निश्चित रूप से इसे देखेंगे। लिफाफा खोलते समय उनके हाथ कांप रहे थे। जाने पहचाने अक्षर सामने आए। पापा, मैं आपको आखिरी बार इस तरह बुला रही हूं। मैं आपकी आभारी हूं। इस बात के लिए आभारी हूं कि आपने मुझे इस बड़े घर में कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं जानती हूं कि हमारे बीच का रिश्ता जटिल है। एक सामान्य बहू,
ससुर के रिश्ते से परे है, लेकिन इसने कभी नैतिकता की सीमा पार नहीं की। शायद अगर हम पहले मिले होते एक अलग समय में तो सब कुछ अलग होता, लेकिन जिंदगी किसी को अतीत को फिर से चुनने का अधिकार नहीं देती। मैं रोहन की पत्नी हूं, भले ही यह शादी अब टूट गई हो। मैं अभी भी आपकी बहू हूं। मैं जा रही हूं, गपशप या आलोचना के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे डर है कि अगर मैं रुक गई तो मैं अपने दिल की सच्चाई की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। मुझे डर है कि मैं एक ऐसी भावना में और गहरी डूब जाऊंगी जो मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि बाद में आप मुझसे नाराज होंगे या नहीं, या इस तरह अचानक चले जाने के लिए मुझे दोष देंगे या नहीं, लेकिन कृपया याद रखें, मैं वास्तव में आपकी आभारी थी। एक अकेली महिला की पूरी ईमानदारी से आपका सम्मान करती थी। अगर अगला जन्म होता है तो मैं बस यही चाहती हूं कि हम एक दूसरे से पहले मिले, एक अलग समय में, एक अलग परिस्थिति में, ताकि सब कुछ पूरा हो सके। प्रिया ने पत्र को मोड़ा, उसे ठंडी हो चुकी चाय की केतली के पास मेज पर हल्के से रख दिया। उसका दिल भारी हो गया था। वह परिचित गेट से अपना सूटकेस खींचकर बाहर निकलने से पहले बहुत देर तक चुपचाप खड़ी रही। उस सुबह विक्रम जी नीचे आए, मेज पर पत्र देखा। उसे उठाते समय उनके हाथ हल्के से कांपे। जल्दी में लिखे गए हर अक्षर को पढ़ते हुए उस आदमी का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खाली आंगन को देख रही थीं, जहां कभी प्रिया की दुबली पतली छवि सब्जियों को पानी देते हुए दिखाई देती थी। उनके आंसू नहीं गिरे, लेकिन दर्द उमड़ पड़ा। रोहन ने उस रात फोन किया। उसकी आवाज थकी हुई और पूछताछ भरी थी। क्या वह अभी भी वहां है? पापा, विक्रम जी ने बरामदे की ओर देखा, जहां काला छाता अभी भी अपनी जगह पर लटका हुआ था। नहीं, अब तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उनकी आवाज गहरी थी, जैसे पत्थर की रगड़। रोहन एक पल के लिए चुप रहा, यह जानते हुए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें कभी सच में समझा ही नहीं। उसने फोन काट दिया। घर फिर से एक भयानक खामोशी में डूब गया। 1 महीना बीत गया। प्रिया शिमला के केंद्र से कुछ दूर एक साधारण किराए के घर में एक छोटे से कमरे में चली गई। नई जिंदगी सरल थी, शांत, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे जरूरत थी। उसने पुराने शहर में एक छोटी सी फूलों की दुकान पर अंशकालिक काम किया। हर दिन खिलते हुए फूलों को देखकर उसका दिल थोड़ा शांत हो गया। दुकान की मालकिन एक दयालु अधेड़ उम्र की महिला थी। उसने प्रिया के अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस उसे काम पर रख लिया। उसे खुद को ठीक करने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह दी। प्रिया इसके लिए आभारी थी। लंबे समय के बाद पहली बार उसने महसूस किया कि वह खुद हो सकती है। उसे अपनी भावनाओं को ढोने या छिपाने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। एक रिमझिम बारिश वाली दोपहर, जब प्रिया फूल लगा रही थी, एक आदमी दुकान में दाखिल हुआ। वह रोहन की उम्र का था, एक पुराना जैकेट पहने हुए, और उसका रूप रंग थोड़ा रूखा था। जैसे ही उसने प्रिया को देखा, वह रुक गया। प्रिया एक पल के लिए चौंक गई। उन परिचित आंखों ने उसे याद दिलाया कि वह आरव था, रोहन का कॉलेज का पुराना दोस्त, जिसे उसने अपनी शादी में एक बार देखा था। वह काउंटर के पास आया और सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता मांगा। जब प्रिया ने फूल लपेट लिए तो उसने धीरे से पूछा, तुम प्रिया हो, है ना? मैं आरव हूं। प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। नमस्ते। आरव ने उसे थोड़ा और गहराई से देखा। उसकी आंखों में कोई निर्णय या अत्यधिक जिज्ञासा नहीं थी, बस सच्ची परवाह थी। मैंने दोस्तों से तुम्हारी कहानी सुनी। तुम्हें यहां देखकर सच में आश्चर्य हुआ। वह एक पल के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं बाहरी इलाके में एक पुराने फूलों के बगीचे को फिर से ठीक करने के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं।
मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो लायर्ड हो, जिसकी सौंदर्य की समझ हो और जो रिकॉर्ड रखने और दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करने का तरीका जानता हो। काम का समय काफ़ी लचीला है, क्या तुम इच्छुक हो? उसने एक विजिटिंग कार्ड निकाला। यह मेरी जानकारी है, तुम सोच सकती हो। प्रिया ने अपने हाथ में विजिटिंग कार्ड को देखा। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी, जैसे उसकी जिंदगी का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। आरव ने प्रिया से पूछा कि वह उसे क्यों चुन रहा है, और फिर मुस्कुराकर समझाया कि वह उस साल उसे पसंद करता था। और अब ये जानते हुए कि सब कुछ बीत चुका है, वह एक और मौके के सामने अतीत की देरी को दोहराना नहीं चाहता था। उन शब्दों ने प्रिया को निशब्द कर दिया। उस रात वह सोई नहीं, छोटे किराए के कमरे में छत को देखती रही। यह जगह कभी बारिश के पानी से भीगी थी। उसने खुद की कितनी ही आहें सुनी थीं। एक पुराने व्यक्ति से एक नया अवसर, क्या वह इसके लायक थी? क्या उसका दिल इतना ठीक हो गया था कि वह शुरुआत नामक चीज को स्वीकार कर सके? प्रिया जानती थी कि इस बार का फैसला उसकी बाकी की जिंदगी की दिशा तय करेगा। आरव से काम का प्रस्ताव स्वीकार करने के 2 महीने बाद प्रिया शिमला से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शांत बाहरी इलाके में चली गई। उसने एक बगीचे के बीच में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और आरव के प्रोजेक्ट के अनुसार पुराने फूलों के बगीचे को बहाल करने का काम शुरू किया। नई जीवन की लय सरल, धीमी थी, जो बीते हुए शोर शराबे के बिल्कुल विपरीत थी। मिट्टी, पौधों और फूलों की प्रजातियों के बारे में पुराने रिकॉर्ड के साथलाइट काम ने उसे दिन भर व्यस्त रखा। उसके मन को शांत किया और उसे उस अंधेरे साए से बाहर निकाला, जिससे वह खुद भी सोचती थी कि वह कभी नहीं निकल पाएगी। आरव ने अपने वादे के अनुसार उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर या जल्दबाजी नहीं की। उसने एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार किया। जब उसे जरूरत होती थी तब मौजूद रहता था, लेकिन हमेशा इतनी दूरी बनाए रखता था कि प्रिया को दबाव महसूस न हो। इसी बात ने उसे आरव को पसंद करने पर मजबूर किया। एक सच्ची पसंद जो जोशीली नहीं थी, लेकिन उसके अकेले दिनों को गर्म करने के लिए काफी थी। फिर एक सप्ताहांत की दोपहर, जब प्रिया नई लगाई गई गुलदाउदी की क्यारियों को पानी दे रही थी, एक अजनबी कार बगीचे के गेट के सामने रुकी। प्रिया हैरान थी। बगीचे में आने वाले मेहमानों को आमतौर पर पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। कार से उतरने वाले व्यक्ति ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह रोहन था। वह पहले से ज्यादा दुबला लग रहा था। उसकी आंखें अभी भी तीखी थीं, लेकिन उनमें थकावट छिपी थी। सफेद शर्ट थोड़ी सिलवटों वाली थी। कॉलर का एक बटन खुला हुआ था, जिससे धूप से सांवली त्वचा दिखाई दे रही थी, जैसे वह अभी अभी एक लंबी यात्रा से आया हो। पहले कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल जैसे रुक गया था। बस प्रिया के पानी देने वाले कैन से पानी बहने की आवाज और दूर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। फिर रोहन ने खामोशी तोड़ी। मुझे आरव के जरिए पता चला कि तुम यहाँ हो। उसकी आवाज पहले की तरह ठंडी नहीं थी और नहीं भारी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो अभी अभी खोई हुई किसी चीज पर पछता रहा हो। प्रिया ने सिर हिलाया और होंठ भींच लिए। हाँ, मैं ही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखें झुक गईं। मैं पुरानी बातें करने नहीं आया हूं प्रिया, मैं बस पूछना चाहता था, क्या तुम खुश हो? प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह खुद भी इस समय खुशी को परिभाषित नहीं कर सकती थी। वह ज्यादा शांत थी। उसका मन हल्का था, लेकिन क्या यह खुशी थी? रोहन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज और गहरी हो गई। मैं गलत था प्रिया। मैंने तुम्हें समझे बिना तुम पर आरोप लगाया। पापा से ये पूछे, बिना कि माँ के जाने के बाद वह कैसे जिए, उन पर आरोप लगाया।
मैं बस अपने अहंकार, अपनी इज्जत को बनाए रखना जानता था, उस महिला को नहीं जो मेरे सबसे कमज़ोर समय में मेरे साथ थी। मैंने सबसे कीमती चीज़ें खो दी। प्रिया ने धीरे से सिर झुकाया। उसका दिल हल्का सा कांप गया, बचे हुए प्यार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आखिरकार किसी ने सच्चाई को समझ लिया था, भले ही बहुत देर हो चुकी थी। रोहन ने अचानक पूछा, क्या क्या तुम आरव से प्यार करती हो? इस अप्रत्याशित सवाल ने प्रिया को चुप करा दिया। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे अभी पता नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं अब उस जगह से जुड़ी नहीं हूं जहां तुम हो। रोहन उदासी से हंसा। उसकी सूखी हौसी पत्तों की सरसराहट में मिल गई। मैं समझता हूं। कम से कम अपने दिल के प्रति सच्चा रहने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। रोहन उसके बाद बिना किसी लगाव या रोक टोक के चला गया। लेकिन प्रिया जानती थी कि विदाई के उस पल में कुछ साफ हो गया था। धीरे से, जैसे सारे दोष, सारी गलतफहमियां, सारी गलतियां अब चिपकी नहीं रहीं। उस शाम प्रिया घर की सीढ़ियों पर खड़ी होकर रात की धुंध में डूबे बगीचे को देख रही थी। उसे अपना मन अजीब तरह से हल्का महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि रोहन ने उसे माफ कर दिया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को माफ कर दिया था। रोहन से दोबारा मिलने के बाद प्रिया ने सोचा कि सब कुछ शांति से बीत जाएगा। वह यहाँ की नई जीवन शैली की आदी होने लगी थी। सुबह बगीचे में, दिन में पौधों और दस्तावेजों के सातला ईयट काम, और शाम को किताबें पढ़ना या तारे देखना। इतने उतार चढ़ाव के बाद उसकी जिंदगी आखिरकार वैसी ही हो गई थी जैसी लोग कहते हैं, अच्छी नींद के लिए पर्याप्त शांति और खुद को बड़ा करने के लिए पर्याप्त अकेलापन। आरव अभी भी चुपचाप, धैर्यपूर्वक उसके साथ था। भले ही कभी कभी उसकी आंखें उसे ऐसे देखती थीं जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसने अपना वादा निभाया और उसके अतीत में दखल नहीं दिया। एक दिन तक जब आरव सामान्य से पहले बगीचे में आया, उसके हाथ में एक सीलबंद लिफाफा था जिस पर साफ साफ लिखा था, पापा की बहू के लिए। लिखावट विक्रम जी की थी। प्रिया ने लिफाफे को घूरकर देखा। उसका दिल अचानक कांप उठा। कागज की थोड़ी नम परत को छूते ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए। आरव ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं पहले चलता हूं, तुम पढ़ लो। हाथ से लिखे पत्र में विक्रम जी की कांपती लिखावट समय के साथ पीले पड़ चुके पन्ने पर दिखाई दी। प्रिया ने पत्र को कसकर पकड़ लिया, हर एक शब्द जैसे उसके दिल की सबसे गहरी जगह को छू रहा हो। प्रिया, उन्होंने शुरू किया, पापा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे तुम्हें ये शब्द लिखने पड़ेंगे, लेकिन अब केवल यही तरीका है जिससे मैं वह सब कह सकता हूं जो मैंने छिपा रखा है। जिस दिन से तुम गई, घर जैसे बेजान हो गया है। बगीचे के पीछे की तुरई की बेल अभी भी फल देती है, लेकिन अब कोई तोड़ने वाला नहीं है। जो छाता तुम दरवाजे के पास भूल गई थी, पापा ने उसे वहीं रखा है। उसे हटाने की हिम्मत नहीं हुई। डर है कि अगर मैंने उसे हटा दिया तो तुम्हारी याद दिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि उसका जाना सही था। एक बहू के रूप में जो अपने कर्तव्यों का पालन करती है, एक ऐसी महिला के रूप में जो खुद का सम्मान करना जानती है, लेकिन एक ससुर के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी उसकी आंखों से प्रभावित हुआ था। उन्होंने माफी मांगी। मैं गलत था क्योंकि मैंने दूरी नहीं बनाई। गलत था क्योंकि मैंने भावनाओं को तर्क पर हावी होने दिया, यह जानते हुए भी कि यह वर्जित था। लेकिन प्रिया, उनकी आवाज जैसे पन्ने से गूंज रही थी, पापा को कभी पछतावा नहीं हुआ। केवल तुम्हारे पास रहने के दिनों में मुझे लगा कि मैं एक सच्चा पिता हूं, एक ऐसा आदमी जो अभी भी महसूस कर सकता है। अतीत के अपराध बोध के साथ जीने वाला कोई नहीं। उन्होंने आगे लिखा,
आरव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि वह अब एक दूर के शहर में है, आरव के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर तुमने कभी सोचा था कि मुझ जैसा कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सहारा बनने के लिए काफ़ी सुरक्षित है, तो अब आरव वह व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हें बचाने के लिए काफ़ी मजबूत हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल अब और नहीं दुखता है, तो प्यार के लिए अपना दिल खोलो। और अगर किसी दिन तुम पापा की गलतियों को माफ़ कर सको, तो मैं अभी भी यहाँ उस पुरानी तुरई की बेल के नीचे हूँ। अभी भी तुम्हारा छोड़ा हुआ छाता लटका हुआ है। तुम्हारा पापा। प्रिया ने अपना चेहरा पत्र में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दुख या पछतावे के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि आखिरकार उसके दिल के संघर्ष को समझा गया था। वे चोरी छिपे के स्पंदन, वह जटिल भावना अब केवल उसका पापपूर्ण बोझ नहीं थी। उन्होंने देखा था, समझा था और स्वीकार किया था। वह खिड़की के पास बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही, शहर की रोशनी को धीरे धीरे जलते हुए देखती रही। नीचे सड़क पर अभी भी गाड़ियों का शोर था, लेकिन उसके दिल में कुछ साफ हो गया था। अतीत उसका एक हिस्सा था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे हमेशा के लिए उसमें कैद रहना पड़े। उस शाम फोन बजा। यह आरव का संदेश था। उसने काम या प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा। उसने बस सरल और ईमानदारी से लिखा, मैं तुम्हें अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि वह जगह जिसे मैं घर कहता हूँ। एक बात है जो मैंने 15 सालों से अपने दिल में रखी है। मुझे लगता है कि अब इसे कहने का समय आ गया है। प्रिया ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। उसने धीरे से टाइप किया, ठीक है, चलो चलते हैं। अगली सुबह, जब आसमान अभी भी धुंधला था, आरव छोटे किराए के घर के गेट के नीचे पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसकी पुरानी पिक, अब ट्रक पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी और भरोसेमंद लग रही थी। प्रिया अगली सीट पर बैठ गई। उसने एक गहरी सांस ली। कार में कॉफी की हल्की महक थी, एक अपरिचित सुगंध जिसने उसे सहज महसूस कराया। उनके गांव की यात्रा के दौरान उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की। गांव की सड़क संकरी थी। दोनों तरफ पीले पड़ चुके धान के खेत थे। मुर्गों की बांग और दूर से आती मोटरसाइकिलों की आवाज ने एक अजीब तरह का शांतिपूर्ण दृश्य बनाया। कार एक पुरानी 3 कमरों वाली खपरेल की छत वाले घर के सामने रुकी। गेट नीचा था। आंगन लाल ईंटों का था। एक सफ़ेद बालों वाली छोटे कद की बुजुर्ग महिला बरामदे में सब्जियां छांट रही थी। आरव को देखकर उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। अरे, आरव बिना बताए आ गए। फिर उन्होंने प्रिया की ओर एक जिज्ञासु और स्नेही नज़र डाली। और ये कौन है? आरव मुस्कुराया और प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें धूप की तरह गर्म थीं। यह प्रिया है, दादी, वह जिसका मैंने 15 साल तक इंतजार किया। दोपहर का भोजन सादा था, लेकिन पारिवारिक गर्मजोशी से भरपूर था। खाने के बाद आरव प्रिया को घर के पीछे ले गया, जहां एक छोटा कमरा किताबों, पुरानी पत्रिकाओं और कुछ अधूरी पेंटिंग्स से भरा हुआ था। यह मेरी निजी जगह है। उसने काम करने वाली मेज पर एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर की ओर इशारा किया। यह कॉलेज की कक्षा की एक सामूहिक तस्वीर थी। तस्वीर में लंबे बालों वाली, चमकीली आंखों वाली एक लड़की रोहन के बगल में खड़ी थी, जबकि आरव थोड़ा पीछे खड़ा था। उसकी नज़रें उस लड़की पर थीं। उस समय से मैं तुम्हें पसंद करता था, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ गहरी और गर्म थी, लेकिन रोहन ज़्यादा तेज था। मुझे पता था कि मैं कई मामलों में उससे कम हूँ, इसलिए मैं बस चुप रहा। बस इन विचारों को उन पत्रों में रखा जो मैंने तुम्हें लिखे, लेकिन कभी नहीं भेजे। उसने दराज से पीले पड़ चुके कागजों का एक ढेर निकाला।
हर एक पत्र ईमानदारी से लिखा गया था। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके कांपते हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। तुम पहली लड़की थी जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनना चाहा। सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ चलने के लायक बनने के लिए करना चाहा। मैंने तुम्हें रोहन से प्यार करने के लिए दोषी नहीं ठहराया, लेकिन मैंने खुद से वादा किया, अगर किसी दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा तो मैं वह व्यक्ति बनूंगा जो बाद में आएगा और कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रिया निशब्द हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। इतने सालों से उसने खुद से कहा था कि उसका दिल कठोर हो गया है, अब महसूस करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अब उन सरल शब्दों के सामने जो इतने सालों के इंतजार को समेटे हुए थे, उसका दिल एक ऐसी भावना से दुखने लगा जो एक ही समय में अजनबी और परिचित दोनों थी। आरव ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया। उसने बस उसे देखा। उसकी आंखें शांत लेकिन गहरी थीं। मुझे आज तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम अकेली नहीं हो, और अगर तुम मुड़कर देखोगी तो मैं अभी भी वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, जैसे मैंने हमेशा किया है। उस दोपहर वे घर के पीछे तालाब के किनारे बैठे। प्रिया धीरे से पानी में खेल रही थी, ठंडी हवा को महसूस कर रही थी जो धीरे धीरे गुजर रही थी। हरी भरी बांस की बाड़ पर पक्षियों की चहचहाहट। उस शांतिपूर्ण दृश्य के बीच प्रिया ने धीरे से अपनी आवाज उठाई, तुम देर से आने वाले थे। आरव मुड़ा। उसकी आंखें धैर्य से भरी थीं, लेकिन उम्मीद की एक किरण को छिपा नहीं सकी। शायद देर से आना ही सही समय पर आना है। उस शाम शहर लौटते समय प्रिया ने अपना सिर खिड़की के शीशे पर टिका दिया। उसकी आंखें आधी बंद थीं। अपने दिल में इतने तूफानों के बाद पहली बार उसने एक अजीब शांति महसूस की। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें शोर की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना गहरा होना काफ़ी होता है कि वे टिके रहें। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे आते हैं, लेकिन वे अंत तक रहने के लिए पर्याप्त धैर्यवान होते हैं। एक शांत शनिवार की दोपहर बाहरी इलाके की पहाड़ी ढलानों पर पुरानी खपरैल की छतों पर रेशम जैसी सुनहरी धूप फैली हुई थी। प्रिया आधे साल से अधिक समय के बाद अपने पुराने घर लौटी बिना किसी को बताए। वह चुपचाप अपने पूर्व ससुर से मिलना चाहती थी, जिनसे वह लंबे समय से सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन जब वह परिचित लोहे के गेट पर पहुंची तो उसकी आंखों के सामने के दृश्य ने उसे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। आरव वहां बैठा था, विक्रम जी के सामने, धूप से चमकते पत्थर के आंगन में। दोनों आदमी वहां चुपचाप बैठे थे, घनी खामोशी के बीच, जैसे सारे शब्द बहुत सोच समझकर कहे गए हों, जो अतीत की भावनाओं को भी समेटे हुए हों। प्रिया पास आई, बोलने ही वाली थी कि विक्रम जी उसकी ओर मुड़े। उनकी आवाज़ गहरी और गर्म थी, शुरुआती दिनों की तरह दूर नहीं। तुम आ गई। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसका गला रूंध गया। उसे समझ नहीं आया कि अब उन्हें क्या कहकर बुलाए। सारे संबोधन मुश्किल और जटिल लगने लगे थे। आरव उठा, प्रिया को बैठने का इशारा करते हुए बगल की कुर्सी खींची। उसने सीधे विक्रम जी की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ ईमानदार थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प था। मैं यहाँ कुछ भी मांगने या लड़ने नहीं आया हूँ। मैं बस दो ऐसे आदमियों की तरह बात करना चाहता हूँ जिन्होंने कभी एक ही महिला से प्यार किया था। विक्रम जी ने धीरे से अपनी भौहें उठाईं। उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दौड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे कप में और चाय डाली। उनका लहजा अभी भी शांत था। प्रिया मेरी बहू है, या कम से कम कभी थी। आरव ने उनकी नज़र से नज़र नहीं हटाई। मुझे पता है, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र महिला है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अतीत में किसी की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ आगे के रास्ते पर चलने के लिए। माहौल फिर से
खामोशी में डूब गया। बस हवा की हल्की सरसराहट और 3 लोगों के धड़कते दिलों की आवाज़ थी। थोड़ी देर बाद विक्रम जी ने धीरे से अपना सिर प्रिया की ओर घुमाया। इस बार उनकी आंखों में उन तूफानी रातों की तरह उलझन या पछतावा नहीं था। यह एक शांत, गहरी नज़र थी जिसमें समझ और एक पिता का अफसोस भी मिला हुआ था। क्या तुम आरव के प्रति सच्ची हो? प्रिया रुक गई। उसने अपने सामने दोनों आदमियों को देखा। एक जो उसके सबसे अकेले दिनों में उसके लिए एक शांतिपूर्ण आश्रय था, और दूसरा जो उसके युवावस्था के एक हिस्से में चुपचाप उसके साथ चला था। भले ही उसने एक बार भी उसका हाथ न पकड़ा हो, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं अपनी भावनाओं को लेकर भ्रमित थी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं क्या चुन रही हूँ। आरव मुझे शांति का एहसास देता है। कोई अनिश्चितता नहीं, कोई संघर्ष नहीं, किसी भी चीज से भागने की जरूरत नहीं। विक्रम जी ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे उठे। वह भारी कदमों से बगीचे के पीछे की ओर गए, जहां पुरानी तुरई की बेल अभी भी हरी भरी थी। वह उस खंभे के पास रुके जहां प्रिया ने एक बार अनजाने में अपना काला छाता छोड़ दिया था। वह मुड़े और प्रिया और आरव की ओर देखा जो वहां बैठे थे। उनकी आवाज़ गहरी और खुरदरी थी, लेकिन इतनी हल्की जैसे उन्होंने अभी अभी कोई बोझ उतारा हो। पापा तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं और तुम्हें दुख देने के लिए माफ़ी मांगते हैं। उस दोपहर कोई आंसू नहीं थे, कोई बहस या दोषारोपण नहीं था। बस 3 लोग थे जो एक जटिल रिश्ते के 3 कोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक साथ सामना कर रहे थे और एक साथ छोड़ रहे थे। आरव ने प्रिया का हाथ धीरे से भींच लिया। पहली बार प्रिया ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। शहर लौटते समय प्रिया ने धीरे से कहा, इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ आरव ही सुन सके, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो बीती यादों की जगह ले। मुझे बस एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त धैर्यवान हो। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, एक ऐसी पकड़ जो पर्याप्त गर्म और मजबूत थी। प्रिया पहले से कहीं ज़्यादा हल्के मन से घर लौटी। विक्रम जी से मुलाकात ने जैसे उसके दिल की सारी गांठें खोल दी थीं। वह ज़्यादा मुस्कुराने लगी, जीवन में ज़्यादा सक्रिय हो गई। यहाँ तक कि उसने आरव को फिल्म देखने के लिए भी बुलाया। एक ऐसी बात जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी कि वह इतनी लापरवाह हो सकती है। सब कुछ शांतिपूर्ण रास्ते पर आता लग रहा था कि उस शुक्रवार की शाम, जब प्रिया एक परिचित कैफे में अकेली बैठी थी, एक महिला उसकी मेज पर आई। वह 50 के दशक की थी। उनके बाल हल्के से घुंघराले थे। होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक थी। एक शानदार मखमली सूट पहने हुए थी और उनसे तेज इत्र की महक आ रही थी। उनकी आंखें चाकू की तरह तीखी थीं, लेकिन उनकी आवाज़ शहद की तरह मीठी थी। मैं नेहा की माँ हूँ। मेरी बेटी आरव की मंगेतर होने वाली थी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ भयानक रूप से शांत थी। क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? इससे पहले कि प्रिया प्रतिक्रिया दे पाती, वह स्वाभाविक रूप से बैठ गई। अपना ब्रांडेड हैंडबैग खींचा और तस्वीरों का एक ढेर निकाला। उन्होंने हर एक तस्वीर को मेज पर रखा। एक पारिवारिक पार्टी में आरव और नेहा की तस्वीरें, उनकी एक साथ यात्रा की तस्वीरें, नेहा की अनामिका उंगली पर एक चमकदार हीरे की अंगूठी की तस्वीर, और यहाँ तक कि आरव के उस अंगूठी को नेहा की उंगली में पहनाते हुए की तस्वीर। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है प्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, जिस आदमी पर तुम उम्मीद कर रही हो, वह वास्तव में वह व्यक्ति है जो एक बार मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठा था। प्रिया ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वह रोई नहीं। उसे बस अंदर से ठंडक महसूस हुई।
नेहा की माँ ने प्रिया को देखा। उनकी आंखें अभी भी तीखी थीं। मैं तुमसे लड़ने या ईर्ष्या करने नहीं आई हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि एक आदमी जो शादी करने की तैयारी कर रहा था, वह अचानक पीछे क्यों हट गया? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज़ अभी भी स्थिर थी। उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के शादी रद्द कर दी और फिर अचानक गायब हो गया। एक दूर की जगह पर छिपकर रहने लगा। मैं तुम्हारे पास बस यह पूछने आई हूँ। क्यों? नेहा की माँ ने सवाल दोहराया। उनकी आंखें प्रिया में गहराई से झोंक रही थीं। फिर उन्होंने एक पत्र निकाला। मेरी बेटी ने यह लिखा है, शायद तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने पत्र को मेज पर रखा और उठकर चली गईं। प्रिया को तस्वीरों के ढेर और ठंडे पत्र के साथ स्तब्ध छोड़कर उस रात प्रिया सोई नहीं। वह खिड़की के पास बैठी रही। समुद्र की हवा अंदर आकर ठंडक पहुंचा रही थी। उसके हाथ में नेहा का पत्र था। नेहा ने आरव के साथ अपने 15 साल के रिश्ते के बारे में लिखा था। उतार चढ़ाव, अलगाव और फिर पुनर्मिलन, वादे और दर्द भी। हमारे पास एक साझा अतीत और एक नियोजित भविष्य था, फिर भी उसने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया। नेहा ने लिखा, मुझे समझ नहीं आता कि कोई जो उसके सबसे अच्छे दोस्त की पूर्व बहू थी, उसे कैसे अपनी पूरी दुनिया से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर सकती है। प्रिया ने पत्र को वापस मोड़ा। उसका मन उलझ गया था। उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी इस विडंबनापूर्ण नियति पर रोए या हंसे। वह बस इतना जानती थी कि यह थका हुआ दिल अब और कोई सदमा नहीं सह सकता। विश्वास, जो पहली शादी के बाद पहले से ही नाजुक था, अब टूटकर बिखर गया था। उसमें इतने सारे छिपे हुए पहलुओं और अतीत के सायों वाले रिश्ते का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह प्रिया गायब हो गई। वह फूलों की दुकान पर नहीं आई। आरव के किसी भी कॉल या संदेश का जवाब नहीं दिया। बाहरी इलाके के छोटे से घर में उसकी काम करने वाली मेज पर उसने आंसू से भीगा एक छोटा सा कागज छोड़ा था, जिस पर बेतरतीब लिखावट थी। आरव, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं जिसके अतीत में इतनी उलझनें हों। मुझे माफ कर दो। आरव ने छोटे से कागज को बार बार पढ़ा। उसका दिल दर्द से सिकुड़ गया। वह लड़की जिसका उसने 15 साल तक इंतजार किया था, जिसे वह आखिरकार पकड़ सका था, उस पल में गायब हो गई जब उसे लगा कि खुशी पूरी हो गई है। उसने प्रिया के सभी दोस्तों को फोन किया, हर जगह खोजा, यहाँ तक कि शिमला में विक्रम जी के पास भी उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। प्रिया का फोन बंद था, लोकेशन भी बंद थी। वह जैसे पागल हो गया था। उस शाम शहर की रिमझिम बारिश में आरव ने प्रिया को हर कैफे, बस स्टॉप पर खोजा। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे उस तटबंध तक भी गया जहाँ वे कभी बैठे थे। कुछ नहीं, किसी ने उसे नहीं देखा, जब तक कि वह बंदरगाह के पास एक हलचल भरे मछली बाजार में नहीं रुका। शोर शराबे, तीखी गंध और आने जाने वाले लोगों की भीड़ के बीच वह अचानक रुक गया। एक दुबली पतली सिलुएट, जिसने टोपी और मास्क से अपना चेहरा लगभग ढक रखा था, एक सब्जी की दुकान के पास दुबकी हुई थी। वह प्रिया थी। वह उसकी ओर दौड़ा। प्रिया ने सिर घुमाया। उसकी आंखें हैरान थीं और फिर एक ऐसे बच्चे की तरह घबरा गईं जो रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैं बस कुछ दिनों के लिए जाने वाली थी, वह फुसफुसाई। आरव ने चिंता के मारे गहरी, खुरदरी आवाज में कहा, नहीं प्रिया, तुम मुझसे भाग रही हो। प्रिया ने सिर झुका लिया, अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन उसे जाने के अपने फैसले पर कोई पछतावा भी नहीं था। मैं एक ऐसे रिश्ते में तीसरा व्यक्ति नहीं बनना चाहती जिसके बारे में मुझे शुरू से ही पता नहीं था। मैं पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम तीसरा व्यक्ति नहीं हो,
मैं और नेहा 4 महीने पहले अलग हो गए थे। वह तस्वीरें अतीत की हैं। प्रिया हौसी, एक कड़वी हौसी। तो तुमने बताया क्यों नहीं? विश्वास अपने आप नहीं बनता, खासकर मेरे जैसे किसी के लिए जो एक टूटे हुए रिश्ते से निकला हो। वह मुड़ी और चली गई, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी मजबूती से जैसे उसे डर हो कि वह गायब हो जाएगी। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अपनी असुरक्षाओं का अकेले सामना करने दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगा। वे मछली बाजार के शोरगुल वाले लोगों के बीच खड़े थे, एक ऐसे टूटे हुए टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसका सामना करने से वे दोनों डरते थे। समुद्री हवा चली, अपने साथ खारापन लेकर आई। प्रिया ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ लिया। इस बार अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो क्या तुम अंत तक जाने की हिम्मत करोगे? आरव ने शब्दों में जवाब नहीं दिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। मैं 15 साल तक अकेला चला हूं ताकि तुम वापस आ सको। इसलिए अगर इस बार हम साथ हैं, तो मैं जिंदगी के अंत तक चलने को तैयार हूं। 2 महीने बाद शिमला का मौसम कोमल था और बाहरी इलाके की ढलानों पर पुरानी खपरेल की छतों पर रेशम जैसी सुनहरी धूप दौड़ रही थी। प्रिया और आरव पहाड़ी पर बने पुराने घर में लौट आए, बिना बताए। वह अतीत और विक्रम जी का सामना करना चाहती थी। जब कार गेट के सामने रुकी, तो प्रिया ने विक्रम जी को पत्थर के आंगन में अकेले बैठे पौधों की छौंटाई करते हुए देखा। वह दुबले लग रहे थे और उनके बाल और ज्यादा सफेद हो गए थे। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे अंदर गए। विक्रम जी ने सिर उठाया। उनकी शांत आंखें प्रिया पर रुकीं और फिर वह धीरे से मुस्कुराए। तुम आ गई। उनकी आवाज गर्मजोशी भरी थी, जिसने दूरी को मिटा दिया। उन्होंने आरव की ओर देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया। प्रिया और आरव उनके पास बैठ गए। प्रिया की नई जिंदगी के बारे में कुछ पूछताछ के बाद विक्रम जी ने उसे बहुत देर तक देखा। पापा जानते हैं कि जिस दिन तुम गईं, तुम बहुत दुखी थीं। शायद यह मेरी और रोहन की वजह से था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी प्रिया। तुम बस थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गई थी, लेकिन अब तुमने वह जगह ढूंढ ली है जहां तुम हो। उन्होंने आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास भरा था। अगर तुम्हें आरव के साथ शांति मिल गई है, तो उसे थामे रहना। खुशी आसानी से नहीं मिलती। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि राहत के थे। उसके दिल की गांठ आखिरकार खुल गई थी। आरव प्रिया को अपने परिवार के यादगार बगीचे में ले गया। उसकी मां की समाधि एक पुराने चंपा के पेड़ के नीचे थी। किसी समारोह या सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एक मूक उपस्थिति थी। प्रिया ने बगीचे से तोड़े हुए सफेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता नीचे रखा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। समुद्र के किनारे की शाम की हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया। आरव ने पीछे से प्रिया को हल्के से गले लगा लिया। उसकी गर्मी पतले कपड़े के माध्यम से महसूस हुई। कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। वह पल सब कुछ कह गया। 1 महीने बाद बहाल किए गए बगीचे के बीच में बने छोटे से घर में एक साधारण समारोह आयोजित किया गया। कोई भव्य सजावट नहीं, कोई रेशमी कपड़े नहीं, बस हरी भरी घास पर रखी कुछ देहाती मेजें और कुर्सियां और खिलती हुई बोगनविलिया की बेल के बगल में कुछ थालियां घर का बना खाना सावधानी से तैयार किया गया था। कुछ परिचित चेहरे और सच्ची मुस्कानें। दोस्त ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी आया वह ईमानदारी और आशीर्वाद लेकर आया। विक्रम जी भी वहां थे। वह बगीचे के कोने में चुपचाप खड़े थे, सफेद शर्ट में उनका दुबला पतला शरीर। आरव ने झुककर उन्हें धन्यवाद दिया। प्रिया आगे बढ़ी। उसके हाथ ने धीरे से उनके हाथ को छुआ।
एक ऐसा स्पर्श जो अतीत के लिए धन्यवाद और वर्तमान में मुक्ति का प्रतीक था। उस रात जब मेहमान चले गए, प्रिया और आरव सीढ़ियों पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे। रात की धुंध में डूबे बगीचे को देख रहे थे। पड़ोसी के घर से पुराने रेडियो पर एक परिचित गीत बज रहा था, जो थोड़ा उदास लग रहा था लेकिन दिल को सुकून दे रहा था। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें ऐसी शांति मिलेगी? आरव ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में चांद की चांदी की रोशनी झलक रही थी। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, आंखें आधी बंद कर ली। मैंने सोचा था कि मेरा दिल सड़ चुका है, टूटने के बाद कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे पता है कि यह बस किसी के आने और इसे फिर से रोशन करने का इंतजार कर रहा था। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहों में प्रिया अब उस बड़े पहाड़ी घर में खोई हुई अनाड़ी लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने खुद को फिर से पा लिया था, मजबूत और आगे बढ़ने की हिम्मत वाली। हर किसी की जिंदगी एक यात्रा है जिसमें अप्रत्याशित मोड़ और गलत रास्ते होते हैं। प्रिया ठोकर खा चुकी थी। सही और गलत, नैतिकता और भावनाओं के बीच डगमगा चुकी थी। उसने एक ऐसी जगह पर परवाह की तलाश की थी जहां उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसे गलत समझा गया था और उस पर उंगली उठाई गई थी, लेकिन आखिरकार उसने भागना या दोष देना नहीं चुना। उसने दर्द का सामना करना, खुद को माफ करना और अतीत के भयावह साए से बाहर निकलना चुना। उसने एक दूसरे व्यक्ति से प्यार किया। यह पहली नज़र का प्यार नहीं था, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और समझ से बना था। वह प्यार चिपटीज नहीं था, लेकिन वह सच्चा था। जिंदगी अप्रत्याशित मोड़ लेती है, जहां अकेलापन और अनकहे स्पंदन हमें एक नाजुक सीमा पर खड़ा कर सकते हैं। इंसान का दिल एक जटिल भूल भुलैया है, जहां सामाजिक निर्णय या ढांचे शायद ही पहुंच पाते हैं। समझ और शांति कभी कभी आत्मा की सबसे बंजर जमीन से पनपती है, और पारंपरिक सीमाओं से परे रिश्ते जुड़ाव की सच्ची लालसा को उजागर करते हैं। अकेलापन हमें जोखिम में डाल सकता है, लेकिन भावनात्मक संघर्ष में ही हम अपने जीवन को आकार देने का साहस पाते हैं। प्रिया की यात्रा आंतरिक सच्चाई का सामना करने और खुद की रक्षा के लिए सीमाएं निर्धारित करने का साहस है। यह इस बात का प्रमाण है कि ठोकर खाने और तूफानों के बाद जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए एक शांतिपूर्ण आश्रय मौजूद है। खुशी उम्मीदों से नहीं आती, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और उस व्यक्ति की समझ से बनती है जो इंतज़ार करने, बचाने और दिल की सुनने के लिए पर्याप्त साहसी हो, और साथ ही सीमाएं निर्धारित करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो। माफ करना भूलना नहीं है, यह मुक्ति है। खुद को मुक्त करना ताकि शांति और उस खुशी को गले लगाया जा सके जिसके हम हकदार हैं।